हेलो दोस्तों, जनवरी 1959 में 9 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूरेल माउंटेन्स के उत्तरी क्षेत्र को एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे होते हैं। यूरेल माउंटेन्स सोवियत यूनियन की एक विशाल पर्वतमाला है जो आज के समय में रूस की सीमा के अंदर स्थित है। यहाँ का तापमान -20 डिग्री से -30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में यह तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच सकता है। इन सभी छात्रों की उम्र लगभग 20 से 25 साल के बीच है। ये सभी प्रोफेशनल हाइकर्स हैं और बर्फीले पहाड़ों में सरवाइव करने का अच्छा अनुभव रखते हैं। इनके ग्रुप का लीडर है 23 वर्षीय इगोर द्यातलोव, जो कि एक सोवियत इंजीनियरिंग स्टूडेंट है और एक अनुभवी हाइकर भी है। अब ये सभी लोग विझाई नाम की जगह तक पहुंच जाते हैं, जिसके आगे से यूरेल माउंटेन्स की सीमा शुरू हो जाती है। 25 जनवरी 1959 को अपने साथ जरूरी सामान लेकर ये सभी यूरेल माउंटेन्स की तरफ निकल जाते हैं। खराब मौसम और समय समय पर चलने वाले बर्फीले तूफानों के कारण इनका ये सफर आसान नहीं होने वाला था। अपनी इस यात्रा में इन्हें लगभग 70 किलोमीटर से ज्यादा रास्ता तय करना है ताकि ये सभी ऑटरटन माउंटेन तक पहुंच सकें, जो कि इनके इस सफर की मंजिल थी। अब ये सब आगे बढ़ते जाते हैं और यूरेल माउंटेन्स में आगे बढ़ते हुए इन्हें 8 दिन बीत जाते हैं। इन 8 दिनों में ये सभी लगभग 43 मील का सफर तय कर चुके थे। यहाँ से ऑटरटन पर्वत तक का रास्ता अब बस 10 मील ही बचा था। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि ये दिन ही इनकी जिंदगी का आखिरी दिन है। शाम के समय ये लोग एक ढलान पर अपना कैंप लगाते हैं ताकि दूसरी ओर से आने वाली बर्फीली हवाओं से खुद को बचा सकें। लेकिन इस रात ही रहस्यमयी तरीके से इन सभी की मृत्यु हो जाती है और जब ये सभी अपने तय समय के बाद तक वापस नहीं लौटे तो इनके परिवार के सदस्यों ने सोवियत सरकार से मदद मांगी, जिसके बाद एक सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। लेकिन जब सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ तो परिस्थितियों ने इस घटना को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना दिया। लगभग 1 हफ्ते तक ढूंढने के बाद 26 फरवरी 1959 के दिन सर्च टीम टेंट तक पहुंच जाती है। वो टेंट बर्फ से ढका हुआ था और इस टेंट को देखने से पता चला कि इसे अंदर से काटा गया था। टेंट के अंदर हाइकर्स का जरूरी सामान जैसे कपड़े और जूते वही मौजूद थे। टेंट के बाहर कदमों के निशान मौजूद थे, जिन्हें देखने से समझ आ रहा था कि वह लोग सिर्फ मौजों में या नंगे पैर ही टेंट से बाहर आए, जबकि यहाँ का तापमान माइनस में था, जिसमें सरवाइव करना मुश्किल था। लेकिन सवाल यह उठता है कि टेंट को अंदर से क्यों काटा गया था और ऐसा क्या हुआ कि वे बिना गर्म कपड़ों के ही इस ठंड में बाहर निकल गए। क्या ये किसी एवलांच की वजह से हुआ या किसी येती के हमले से या फिर किसी तरह की पैरानॉर्मल गतिविधि के कारण? लाशों पर रेडिएशन और अजीब चोटें देखी गईं। साथ ही इनकी त्वचा और बालों में पीलापन था। तो चलिए समझते हैं क्या है द्यातलोव पास इंसिडेंट। यह कहानी शुरू होती है यूरेल पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट से, जहां के कुछ स्टूडेंट्स यूरेल माउंटेन्स को एक्सप्लोर करने की योजना बना रहे हैं। ये सभी अनुभवी हाइकर्स हैं और पहले भी कई दुर्गम पहाड़ों की यात्रा कर चुके हैं, इसलिए यह यात्रा भी इनके लिए बाकी यात्राओं की तरह ही थी। इनका लक्ष्य यूरेल माउंटेन्स के ऑटोटन पर्वत तक पहुंचना था। लेकिन ऑटोटन पर्वत तक जाने वाला रास्ता कई खतरों से भरा हुआ था। वहां का खराब मौसम, समय समय पर चलने वाले बर्फीले तूफान और एवलांच जैसी प्राकृतिक आपदाएं इनके सफर को मुश्किल बना रही थी। इसलिए इस रास्ते को कैटेगरी 3 की रेटिंग दी गई थी, जो उस समय के सबसे खतरनाक रास्तों को दी जाती थी। इसके बावजूद ये सभी इस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं। अपने साथ कुछ जरूरी उपकरण, खाना और ठंड से बचने के लिए पर्याप्त कपड़े लेकर ये सभी अपने इस सफर की शुरुआत करते हैं। इनके ग्रुप में कुल 10 सदस्य थे, जिनमें इनके लीडर इगोर द्यातलोव भी शामिल थे। इन सभी की उम्र 20 से 30 साल के बीच थी। ग्रुप में 2 लड़कियां भी शामिल थीं। पहली थी 22 वर्षीय जिनाइदा कोलमोगोरोवा और दूसरी थी ल्यूडोमिला डुबिना, जो इस ग्रुप की सबसे छोटी हाइकर थी। इस लड़की की मौत बेहद रहस्यमयी तरीके से हुई थी, जिसे हम इस कहानी में आगे जानेंगे। अपने सफर की शुरुआत में ही ये सभी एक ट्रक के जरिए विझाई नाम की जगह तक पहुंचते हैं। विझाई गांव उस समय एक सुदूर और छोटा गांव था और इस गांव के आगे से यूरेल माउंटेन्स का क्षेत्र शुरू हो जाता था, जो पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ और निर्जन था। टीम के सदस्यों ने यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत की और अपनी यात्रा की आखिरी तैयारियां पूरी की। विझाई गांव ही वो आखिरी जगह था जहां से ये लोग बाहरी दुनिया से संपर्क कर सकते थे। दरअसल 1950 के समय में ज्यादातर संपर्क टेलीग्राम और पत्रों के माध्यम से ही किया जाता था। इस ग्रुप के लीडर इगोर द्यातलोव के मुताबिक ऑटोटन पर्वत से लौटने के बाद वे लोग विझाई गांव से एक टेलीग्राम भेजेंगे कि वह सभी सुरक्षित वापस लौट आए हैं। इसके बाद 27 जनवरी 1959 के दिन
ये सभी हाइकर्स यूरेल माउंटेन्स के क्षेत्र में निकल पड़ते हैं। सफर के पहले दिन ही बर्फ के तूफान की शुरुआत हो गई, जिससे इनकी रफ्तार कुछ कम हो गई, लेकिन ये सभी लगातार आगे बढ़ते रहे। जैसे ही दिन ढलने लगा, उन्हें महसूस हुआ कि अब मौसम पहले से ज्यादा खराब हो सकता है। इसलिए ये सभी जंगल से थोड़ी दूरी पर ही कैंप लगाते हैं ताकि ये आराम से रात बिता सकें और ज्यादातर बर्फीली हवाओं से खुद को बचा सकें। अगले दिन ही इनके ग्रुप के एक सदस्य यूरी युदिन की तबीयत खराब हो जाती है और अब यूरी इस सफर में आगे नहीं जा सकता, इसलिए अपने दोस्तों से विदा लेकर विझाई गांव की तरफ वापस लौटना शुरू कर देता है। यूरी इस बात को नहीं जानता था कि वो अपने दोस्तों को आखिरी बार देख रहा है। अपने दोस्त को वापस भेजने के बाद ये सभी बर्फीले रास्तों पर अपनी यात्रा जारी रखते हैं। अब इन्हें जंगल के रास्ते से होते हुए आगे बढ़ना था, जिसके बाद यूरेल माउंटेन्स की चढ़ाई शुरू हो जाती है। शाम होते होते ये सभी जंगल के किनारे तक पहुंच जाते हैं। खराब मौसम और बर्फीले तूफान जैसी चुनौतियों का सामना करते हुए भी ये सभी काफी तेजी से आगे बढ़े थे, लेकिन अब इनके सामने चढ़ाई वाला रास्ता था, जहां उन्हें बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ना होगा। यूरेल माउंटेन्स में इनके तीसरे दिन की शुरुआत में ये सभी जंगल के हिस्से को पूरी तरह से पार कर लेते हैं, जिसके बाद ये सभी खोलत स्याख्ल नामक क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, जिसे स्थानीय मनसी जनजाति के लोग मौत का पहाड़ कहते थे। इस दिन मौसम पहले से और भी ज्यादा खराब हो चुका था। अपना कैंप समेटकर ये सभी पहाड़ों की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। इनके टीम के सभी सदस्यों ने काम आपस में बांट रखे थे, जैसे कि कौन सामान उठाएगा, कौन रास्ता दिखाएगा और कौन दस्तावेज बनाएगा। बचे हुए समय में ये अपने सफर की तस्वीरें लेते और यात्रा की घटनाओं को डायरी में लिखते थे। सफर के तीसरे दिन में इन्हें मनसी जनजाति के कुछ चिन्ह और लकड़ी के बने धार्मिक प्रतीक दिखाई देते हैं। मनसी जनजाति के लोग इस जगह को बहुत पवित्र मानते थे। अब ये सभी खोलत स्याख्ल नामक क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। ये जगह पूरी तरह से खुली हुई थी, जिस कारण बर्फीली हवाएं सीधी टकरा रही थीं और तापमान भी -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। इसीलिए ये सभी रुकने का विचार बनाते हैं। यूरेल माउंटेन्स में इनका यह दिन भी अच्छा था। अब दिन आया 1 फरवरी 1959 का। टीम के लिए यह एक आम दिन था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस सफर में यही उनका आखिरी दिन होगा। उनका लक्ष्य ओटोटेन पर्वत तक पहुंचने का था। अपने अंतिम दिन की शुरुआत में ये सभी खोलत स्याख्ल नामक पर्वत पर चढ़ाई शुरू कर देते हैं। लगातार हो रही बर्फबारी के कारण विजिबिलिटी बहुत कम हो गई थी, लेकिन फिर भी ये सभी आगे बढ़ते रहे। एक समय पर मौसम इतना ज्यादा खराब हो गया कि इनके लिए आगे बढ़ना मुश्किल होता जा रहा था। इसलिए ये सभी इस पहाड़ की ढलान पर कैंप लगाने की योजना बनाते हैं। आमतौर पर ऐसे मौसम में कैंप जंगल के पास ही लगाया जाता है ताकि पेड़ों से सुरक्षा मिल सके, लेकिन द्यातलो ग्रुप ने इस खुली जगह को चुना। उन्होंने यह फैसला इसलिए लिया ताकि वे अगले दिन ओटोटेन पर्वत की चोटी पर जल्दी पहुंच सके, लेकिन ये उनकी एक बड़ी गलती साबित हुई। रात के समय इनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि इस ग्रुप के सभी सदस्यों को टेंट से बाहर आना पड़ा। ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि अपना जरूरी सामान टेंट में ही छोड़कर उन्हें टेंट को अंदर से काटकर बाहर आना पड़ा। -30 डिग्री का तापमान होने के बावजूद वे लोग बिना गर्म कपड़ों के बाहर आए। उनके साथ उस समय क्या हुआ था, इस बात का कोई पता नहीं चल पाया, लेकिन जब ये सभी अपने तय किए हुए समय तक वापस नहीं लौटे, तो इनके परिवारों ने सोवियत सरकार से मदद मांगी, जिसके बाद यूरेल माउंटेन्स में इन सभी को ढूंढने के लिए एक सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है, जिसमें रेस्क्यू टीम के सदस्य और स्थानीय मनसी जनजाति के लोग शामिल थे। हफ्तों तक यूरेल माउंटेन्स में तलाश करने के बाद 26 फरवरी 1959 के दिन सर्च टीम को बर्फ से ढका हुआ एक टेंट मिलता है। इस टेंट को देखने से साफ पता चल रहा था कि इसे अंदर से काटा गया था। टेंट के अंदर का नजारा भी बहुत अजीब था, क्योंकि टेंट के अंदर उन हाइकर्स के कपड़े, जूते तथा अन्य जरूरी सामान वहीं मौजूद थे। इससे यह समझ में आ रहा था कि वे सब बहुत ही जल्दी में टेंट से बाहर निकले थे। इस टेंट के पास ही इन्हें कुछ पैरों के निशान भी दिखे, जो टेंट से जंगल की तरफ लगभग 1.5 किलोमीटर नीचे तक जा रहे थे। इन निशानों को देखने से पता चल रहा था कि वे लोग पैरों में सिर्फ मोजे पहनकर या नंगे पैर ही वहां से निकल गए थे, जबकि यहाँ का तापमान -30 डिग्री सेल्सियस से नीचे था। इन निशानों का पीछा करते हुए सर्च टीम के सदस्य जंगल के किनारे एक बड़े देवदार के पेड़ के पास पहुंचे। सर्च टीम को यहाँ 2 शव मिले, जो कि सिर्फ अंडरक्लॉथ्स पहने हुए थे और उनके शरीर पर जलने के निशान भी मौजूद थे। इनके पास कुछ लकड़ियों के टुकड़े भी मिले। संभव था कि इन्होंने सर्दी से बचने के लिए आग जलाने की कोशिश की थी, जिसके बाद सर्च टीम ने बाकी सदस्यों को ढूंढना शुरू किया और कुछ ही दूरी पर इन्हें 3 और शव मिल गए। ये तीनों शव उस पेड़ और टेंट के बीच में मिले
उनके शव इस स्थिति में थे जिसे देखकर लग रहा था कि वे लोग टेंट की तरफ वापस लौटने की कोशिश कर रहे थे। इन 3 शवों में द्यातलोव ग्रुप के लीडर इगोर द्यातलोव का भी शव शामिल था। अभी तक मिली लाशों में मौत का कारण हाइपोथर्मिया यानी अत्यधिक ठंड बताया गया। इन 5 शवों के मिल जाने के बाद सर्च टीम ने बचे हुए 4 सदस्यों को भी बहुत खोजा, लेकिन इतनी ज्यादा बर्फ होने के कारण वे ज्यादा आगे नहीं बढ़ सके। और क्योंकि उस समय पर आज के जितनी उन्नत तकनीक जैसे ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार और ड्रोन उपलब्ध नहीं थे, इसलिए इस बर्फ के कम हो जाने तक के लिए इस ऑपरेशन को स्थगित कर दिया गया। लगभग 2 महीने बाद यानी मई के महीने में इस ऑपरेशन को फिर से शुरू किया गया और इस बार सर्च टीम बाकी बचे हुए 4 हाइकर्स के शवों को भी ढूंढ लेती है। ये चारों शव एक गहरे गड्ढे में पाए गए थे और यह जगह पूरी तरह से बर्फ से ढंकी हुई थी। अभी तक यह केस बाकी केसों की तरह ही सामान्य लग रहा था कि इन सभी की मृत्यु अत्यधिक ठंड के कारण हुई है, लेकिन जब इन शवों की फोरेंसिक जांच की गई तो यह केस पहले से ज्यादा रहस्यमयी बन गया। फोरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार ये 4 सदस्य बाकी लोगों से ज्यादा कपड़े पहने हुए थे और इन शवों में कई तरह की घातक चोटें भी देखी गईं। इनके ग्रुप की सबसे कम उम्र की हाइकर ल्यूडमिला डुबिना की मौत सबसे रहस्यमयी थी, क्योंकि उनके शरीर के जरूरी अंग जैसे आंखें और जीभ गायब थीं। सिर्फ यही नहीं, इनमें से कुछ हाइकर्स के कपड़ों पर रेडिएशन भी पाया गया, जिससे इस हादसे में मिलिट्री के इन्वॉल्व होने की संभावनाएं दिखाई दी। उस रात उन हाइकर्स के साथ क्या हुआ, इस बात का सटीक अंदाजा तो कोई नहीं लगा पाया, लेकिन इस रहस्यमय घटना के बाद कई तरह की थ्योरीज सामने आईं। इन थ्योरीज से काफी हद तक इस बात को समझने की कोशिश की गई कि उस रात द्यातलोव ग्रुप के साथ क्या हुआ। इन थ्योरीज में से पहले नंबर की थ्योरी है एवलांच थ्योरी, जो कि सबसे पॉपुलर और सटीक थ्योरी मानी जाती है। इस थ्योरी के मुताबिक उस रात हाइकर्स एक बड़े एवलांच की चपेट में आ गए थे, जिस कारण वे सभी जल्दी जल्दी में अपना जरूरी सामान टेंट में छोड़कर बाहर निकल गए थे। या हो सकता है कि वे सभी एवलांच के डर से वहां से निकल गए हों, जबकि असल में वहां कोई एवलांच नहीं आया हो। इस बात की पुष्टि सर्च टीम ने भी की थी कि जब टेंट और उन हाइकर्स के शवों को ढूंढा गया तो वे सभी आसानी से मिल गए थे। यदि वहां कोई एवलांच आया होता तो उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि वे सभी बर्फ में यहाँ वहां दबे होते। दूसरी बात ये कि जिस ढलान पर इन हाइकर्स ने अपना कैंप लगाया था, वह ढलान इतनी सीधी नहीं थी कि वहां कुछ ही पलों में एक बड़ा एवलांच आ जाए। दूसरी थ्योरी है मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक ऑटोटेन माउंटेन तक जाने वाले रास्ते के बीच इन सभी हाइकर्स ने किसी खुफिया मिलिट्री संगठन को खोज लिया था, जिसे सोवियत सरकार ने सबसे छुपाकर रखा हुआ था। लाशों पर मिले रेडिएशन ने इस थ्योरी को बहुत हद तक सही साबित कर दिया, लेकिन अगर ऐसा होता तो वहां किसी तरह के जानलेवा हथियार या मिलिट्री से संबंधित कोई और सबूत जरूर मिलता, इसलिए यह थ्योरी भी सही नहीं है। तीसरी थ्योरी है एनिमल अटैक थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक उस रात इन सभी हाइकर्स पर येती जैसे किसी बड़े जानवर ने हमला किया होगा, जिसके डर से ये सभी वहां से भागे। लेकिन इस थ्योरी में भी कुछ कमियां हैं, जैसे कि अगर उस रात सच में किसी जानवर ने इन पर हमला किया होता तो सर्च टीम को इनके शवों के आसपास कुछ और पैरों के निशान भी जरूर मिलते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और न ही हाइकर्स के शरीर पर किसी तरह के जानवर के निशान देखे गए। आखिरी थ्योरी है सुपरनैचुरल पावर थ्योरी या एलियन थ्योरी। जी हाँ दोस्तों, इस लिस्ट की आखिरी थ्योरी बाकी 3 थ्योरी से ज्यादा रहस्यमयी है, क्योंकि वहाँ की स्थानीय मनसी जनजाति के मुताबिक जिस जगह इन हाइकर्स ने अपना कैंप लगाया था, इस जगह समय समय पर कई तरह की पैरानॉर्मल गतिविधियों को रिपोर्ट किया जाता रहा है। लेकिन यह थ्योरी भी पूरी तरह से सटीक नहीं थी, क्योंकि उन हाइकर्स के शव सर्च टीम को मिल गए थे। इन थ्योरीज की मदद से यह समझने की कोशिश की गई कि उस रात हाइकर्स के साथ क्या हुआ था। इन चारों थ्योरीज में से जो थ्योरी सबसे सटीक लगती है वह है एवलांच थ्योरी, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा कारण हो सकता था जिसकी वजह से हाइकर्स ने जल्दबाजी में ऐसा कदम उठाया जिसने उन सभी की जान ले ली। 2019 में, यानी इस घटना के लगभग 60 साल बाद, रशियन अथॉरिटीज ने इस केस को वापस से खोला। इतने समय के बाद कई तरह के फैक्ट्स और थ्योरीज के आधार पर उन्होंने अपना फाइनल स्टेटमेंट दिया कि उस रात एक एवलांच के कारण ही उन सभी हाइकर्स की मृत्यु हुई। हालांकि कपड़ों पर मिले रेडिएशन, अजीब तरह की चोटें और गायब हुए बॉडी पार्ट्स जैसे टॉपिक्स के लिए कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया गया। इस वजह से यह केस आज भी उतना ही रहस्यमयी बना हुआ है जितना कि यह पहले था। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी द्यातलोव ग्रुप की। आपके हिसाब से इनमें से कौन सी थ्योरी सबसे ज्यादा सही लगती है? कमेंट करके जरूर बताएं।